Hello students, I am Pooja Dhuran, your educator. In today's session, we will discuss some more expected MCQs on recruitment. But before starting the session, चलिए discuss करते हैं difficulty level of the questions. So total number of questions यहाँ पर मैंने आप लोगों से पूछे हैं 5. वेटेज जो रहेगी इन क्वेश्चंस के लिए वो रहेगी टोटल 10 नंबर्स. डिफिकल्टी लेवल्स जो रहेगा इन क्वेश्चंस का वो रहेगा इजी टू मॉडरेट. बट आई विल ट्राई कि इन एमसीक्यूज के साथ आप लोगों को आंसर के साथ एक सही एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाए. वैसे तो ये क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है गाइस, लेकिन आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया. सो मैं ये चाहती हूँ कि एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करे उससे पहले मैं आप लोगों को कंफ्यूज करके आप लोगों का कंफ्यूजन क्रिएट कर दूं. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन आवर सीरीज विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको अरेंज करना है. यहाँ पर आपको प्रोसेस दी गई है रिक्रूटमेंट की और आपको उसके स्टेप्स को एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है. फिर आपको नीचे कोड्स दिए गए हैं जिनमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में इन सभी स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाया गया है. बट विच इज द राइट सीक्वेंस वो आपको चूज करना है यहाँ पर. तो हम इन 5 पॉइंट्स को एक बार रीड आउट कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग. सेकेंड पॉइंट इज इवेल्युएशन कंट्रोल. थर्ड पॉइंट इज रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी. फोर्थ पॉइंट इज सर्चिंग द राइट कैंडिडेट एंड फिफ्थ पॉइंट इज रिक्रूटमेंट प्लानिंग. तब तक आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करिए. मैं आप लोगों को एक यूजफुल टिप यहां पर याद दिलाती हूं. देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट जो हमारा रिक्रूटमेंट का सेशन था उसमें एक पॉइंट बताया था कि जब आपसे ऑर्डर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस वहां पर क्या होता है कि आपको सारे का सारा सीक्वेंस नहीं पता कि विच इज द राइट सीक्वेंस, लेकिन आपको उस प्रोसेस के बारे में इतना पता है कि ये जो स्टेप है ना ये सबसे लास्ट स्टेप है या ये जो स्टेप है ये सबसे पहला स्टेप है इस प्रोसेस के अंदर. तो उस केस में आप क्वेश्चन को बहुत ही मिनिमम टाइम में विद हायर एक्यूरेसी सोल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं इसकी पूरी सीक्वेंस और फिर बताती हूँ वो पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को. तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी स्टेप होगी दैट इज रिक्रूटमेंट प्लानिंग. दैट मीन्स ई इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद होगा रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी. देन हमारा होगा यहाँ पर सर्चिंग द राइट कैंडिडेट. देन स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग एंड द लास्ट इज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. अब जब भी आप किसी प्रोसेस के बारे में बात करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो. सो दैट्स व्हाई ई इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन. उसके बाद सबसे लास्ट अगर हम स्टेप की बात करें तो वहां पर क्या होता है? कंट्रोल. ठीक है, बी इज द लास्ट स्टेप यहाँ पर. तो इस केस में अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, बी जो है नोट इन द ऑप्शन ए, नोट इन द ऑप्शन सी एंड नोट इन द ऑप्शन डी. लास्ट स्टेप कंट्रोल जो है वो सिर्फ ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है और यही आपका आंसर है यहाँ पर. ठीक है, ई सी डी ए बी इज द राइट सीक्वेंस फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो इस तरह से गाइस आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप बहुत कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं. लेकिन वहां पर तभी उस राइट आंसर को चूज करेगा अगर आप सच में 100% श्योर है कि भाई ये जो स्टेप है ये सबसे लास्ट है और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर दिया गया है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one is included in external source of recruitment? इनमें से कौन सा सोर्स रिक्रूटमेंट का एक्सटर्नल सोर्स है? ऑप्शन ए आउटसोर्सिंग फर्म्स, ऑप्शन बी प्रमोशन, ऑप्शन सी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी एंड ऑप्शन डी बोथ 1 and 3. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो होते हैं जहां से आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कैंडिडेट्स या जो भी एम्प्लॉय लेकर आते हो वो आउटसाइड पार्टीज की हेल्प से आप उनको हायर करते हो. और इनसाइड का मतलब होता है कि इंटरनली ही कुछ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से आप वेकेंट पोजीशंस पर एम्प्लॉय को हायर करते हो.
तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें गाइस, जो प्रमोशन है, प्रमोशन में क्या होता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है आप उसी को टू द नेक्स्ट हायर लेवल पर आप प्रमोट करते हो। तो ये एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, ये क्या है, ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बाकी जो आउटसोर्सिंग फर्म है एंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ 1 and 3। अब आउटसोर्सिंग फर्म्स क्या होती है, इस पॉइंट को यहाँ पर समझना जरूरी है। आउटसोर्सिंग फर्म्स वो होते गाइस जिनसे आप बात करते हो और ये आपके लिए एक ऐसा पर्सनल ढूंढ कर लेके आती है, मींस आप अपनी डिमांड बताते हो आपको कैसा पर्सनल चाहिए, और फिर ये वैसा ही पर्सनल मार्केट में से आपके लिए प्रोफेशनल्स को ढूंढ कर लेकर आती है और ये पर पर्सन आपसे कुछ कमीशंस वहां पर चार्ज करती है। तो आप इसको याद रख सकते हो आउटसोर्स से, कि भाई ये जो सोर्स है ये आउट ऑफ द कंपनी है, आउटसाइड है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह से गाइस आप लोग जो टर्म्स होती है उनमें भी उनका मीनिंग कहीं ना कहीं छुपा होता है। एंड आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्रूटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय मीन्स ऑप्शन ए सिलेक्टिंग राइट मैन एट राइट जॉब, ऑप्शन बी प्लेसिंग पर्सन ऑन द जॉब, ऑप्शन सी 1 and 2 both, and option D none of these। यहां पर आप रिक्रूटमेंट की बात करें तो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द इंड्यूसिंग कैंडिडेट्स सो दैट यू कैन सिलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट्स अमंग सो मैनी कैंडिडेट्स। तो आप यहाँ पर अभी सिलेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही, प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, अभी तो आप एप्लीकेशंस रिसीव कर रहे हो, अभी तो आप कैंडिडेट्स को स्टिमुलेट कर रहे हो कि भाई वो आए और आपकी जॉब के लिए यहां पर क्या करें, अप्लाई करें। सो इसीलिए ना तो यहां पर सिलेक्टिंग राइट मैन एट राइट जॉब इज योर आंसर एंड ना ही प्लेसिंग पर्सन एट द राइट जॉब। तो बोथ 1 and 2 तो वैसे ही नहीं होगा यहाँ पर आंसर, हमारे यहाँ पर आंसर होगा गाइस नन ऑफ दिस, बिकॉज किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको रिक्रूटमेंट की एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, इसीलिए यहाँ पर होगा नन ऑफ दीज एक्सप्लेन रिक्रूटमेंट इन अ राइट वे। Next question, which one is not the external factor that affect recruitment? कभी कभी हमें क्वेश्चन की सेंस ही नहीं समझ आती तो आप राइट आंसर कैसे चूज करेंगे। यहां पर मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा फैक्टर एक्सटर्नल नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट नहीं करता, चाहे वो एक्सटर्नल नहीं है बट स्टिल वो फैक्टर रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करता है। बट आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर एक्सटर्नल नहीं है और वो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करता है। ऑप्शन ए कॉम्पिटिटर, ऑप्शन बी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऑप्शन सी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड ऑप्शन डी लीगल रूल्स। लीगल रूल्स जो है इज एन एक्सटर्नल फैक्टर जो कि रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे अभी हमने लीगल कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था प्रीवियस सेशन के अंदर कि भाई ओबीसी एससी एसटी जनरल के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन होता है वो क्या है, वो एक लीगल रूल ही तो है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट को। एंड आपके जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा पैकेज देकर सेम उन्हीं एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपकी सेम इंडस्ट्री में काम करते हैं बट वो आउटसाइडर है ना। बट HR पॉलिसी इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज एन इंटरनल फैक्टर जो कि आपकी रिक्रूटमेंट को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अगर आपकी HR पॉलिसी ही इफेक्टिव नहीं होगी तो आप एक एफिशिएंट पर्सन को कभी अपॉइंट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की सेंस को समझकर ही आप लोगों को आंसर चूज करना होता है। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि इनमें से एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा नहीं है लेकिन वो अफेक्ट जरूर करता है रिक्रूटमेंट को। Last question of this series. Screening step of recruitment process include option A resumes and cover letters को review करना, options B video calls conduct करना, option C identifying top candidates and option D none of these।
सो अगर मैं यहां पर नन ऑफ दीज की जगह ऑल ऑफ दीज ऑप्शन रख दूं गाइस, तो आपका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगर यहां पर नन ऑफ दीज है तो भी आपका आंसर ऑप्शन डी ही होगा। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है और ए बी सी तीनों ही करेक्ट होते हैं उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, लेकिन डी में दे दिया जाता है नन ऑफ दीज। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करेंगे तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का स्टेप नहीं है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा वहां पर। तो इसीलिए यहां पर आपको नन ऑफ दीज ही चूज करना होता है, तो इसलिए आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी। तो ये तीनों ही जो है ये स्क्रीनिंग स्टेप के पार्ट होते हैं, आपको वीडियो कॉल की जाती है ताकि आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जा सके। देखो कोई भी कंपनी जो है गाइस वो ये चाहती है कि कोई भी कैंडिडेट आकर आपका टाइम वेस्ट ना करे, अगर वो क्वालिफाइड या कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको बुलाया ना जाए, उस पर टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो वीडियो कॉल्स के थ्रू और कवर लेटर्स के थ्रू उनको काफी ज्यादा हद तक वहां पर क्या कर लिया जाता है, उनको टेस्ट कर लिया जाता है और फाइनली उन्हीं पर्सन्स को बुलाया जाता है जो क्वालिफाइड है विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग स्टेप। सो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज। लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो था वैसे तो इजी टू मॉडरेट था, बट यहाँ पर कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करने वाली थी। कंसेप्ट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये जो पूरा हमारा सेशन था ये रिक्रूटमेंट पर बेस्ड था। यूजफुल टिप यहाँ पर यही है कि अगर आप हायर एक्यूरेसी आप लाना चाहते हैं और स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ना सिर्फ आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बल्कि आपको राइट आंसर चूज करने की टैक्टिक्स भी पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाया था रिक्रूटमेंट प्रोसेस की स्टेप्स बतानी थी, तो वहां पर लास्ट जो स्टेज थी वो कंट्रोल थी और सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर बी दिया गया था और वही आपका आंसर था। तो इस तरह से आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी भी हाई होगी। तो ये थे गाइस आज के हमारे एमसीक्यूज। आई होप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो और ज्यादा लेक्चर्स आप लोग एजू अंकल पर देखना चाहते हैं तो फटाफट से यहाँ पर फॉलो कर लीजिए और मिलते हैं फिर कुछ और एमसीक्यूज के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ एंड हैप्पी लर्निंग।